अक्सर चुनावों में आरोप प्रत्यारोप का दौर काफ़ी चलता है। कई बार राजनीति में लोग काफ़ी निचले स्तर पर चले जाते हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव ने उन सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पड़ोसी राज्य हरियाणा ने पानी में जहर घोल दिया है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि दिल्ली की जनता भाजपा को वोट नहीं दे रही है। अब इस तरह का कोई सोच भी सकता है क्या कि एक राज्य दूसरे राज्य की जनता के लिए पानी में जहर डाल दे? ये काफ़ी चौंकाने वाला गंभीर बयान आया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। दूसरी तरफ जहां करोड़ों लोग, 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं, उसके बारे में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान आता है कि डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती है, डुबकी लगाने से पेट नहीं भरता है। और जब मामला चुनाव चल रहा हो तो ऐसे बयान जाहिर तौर पर राजनीतिक रंग लेगी। विपक्ष हमलावर हो गई, हरियाणा में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, खड़गे के बयान पे सहयोगी दल ही उनसे किनारा कर रहे हैं, भाजपा तो हमलावर होना स्वाभाविक है। आखिर इस तरह के बयान की ज़रूरत क्या थी और वाकई इससे किसी को फ़ायदा होगा क्या? आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान, उनसे आपका परिचय कराऊं उससे पहले देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के चुनाव में धीरे धीरे सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। मुफ्त के चुनावी वादों की झड़ी खत्म होने के बाद अब दिल्ली के चुनाव में गंगा यमुना को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने 2020 के चुनाव से पहले यमुना को साफ करने का वादा किया था, लेकिन वो अधूरा ही रह गया। अब उन्होंने यमुना में गंदगी का ठीकरा हरियाणा सरकार पर फोड़ दिया है। केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का भी आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। केजरीवाल के आरोप के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन में आ गए। उन्होंने केजरीवाल के आरोपों को झूठा बताया और माफी नहीं मांगने पर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की बात कही। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। कांग्रेस को भी केजरीवाल पर हमला बोलने का मौका मिल गया। आप इतना बड़ा झूठ बोल दें कि जहर क्योंकि आ रहा था, हम जहर की सफाई कर रहे थे, इस कारण से हम पानी आपको नहीं दे पाए। दिखाइए कोई एक्टिविटी दिखाइए कि आप जहर साफ कर रहे थे। क्यों नहीं हरियाणा सरकार इस पर एक्शन ले रही है? क्यों नहीं दिल्ली पुलिस इस पर एक्शन ले रही है? इलेक्शन कमीशन जो हर छोटी मोटी चीज पर कूद पड़ता था, कहां गई वो आज? यमुना पर सियासी घमासान के बीच दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार जारी है। योगी ने दिल्ली में यमुना की बदहाली का आंखों देखा हाल बताया। मैं गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आ रहा था तो बहनों और भाइयों, यमुना जी जो कभी भारत की पौराणिक नदी के रूप में हम सबकी आस्था की प्रतीक थी, हम लोग तो 2 ही नारा लगाते थे, हर हर गंगे हर हर यमुने के नारे लगाते थे। वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। इधर महाकुंभ में बीजेपी नेताओं के गंगा स्नान पर भी सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं के गंगा स्नान पर सवाल खड़े किए। साथ ही पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक बयान भी दिया। मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। कभी नहीं। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको
खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। खरगे के बयान पर अमित शाह ने भी पलटवार कर दिया। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हमेशा सनातन धर्म का अपमान करती है। खरगे साहब, आपको श्रद्धा नहीं है तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर 48 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धा से महाकुंभ में स्नान करने जाए हैं। इनका मजाक मत उड़ाइए, मजाक मत उड़ाइए। खरगे ने गंगा स्नान को लेकर बयान मध्य प्रदेश के महू में दिया था, लेकिन इसे सनातन धर्म के अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। इसका असर दिल्ली के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। सवाल यह है कि दिल्ली में प्रदूषित यमुना का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रदूषित यमुना के मुद्दे पर केजरीवाल बैकफुट पर आ गए हैं? बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। क्या उसे चुनाव में इसका फायदा मिलेगा? कांग्रेस को महाकुंभ में गंगा स्नान से क्या परेशानी है? क्या आपत्तिजनक बयान देकर खरगे बीजेपी का रास्ता आसान कर रहे हैं? और क्या यमुना और गंगा के मुद्दे पर दिल्ली चुनाव में ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा? इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता आदित्य गर्ग जी, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और आप सभी को मेरा नमस्कार। चूँकि शुरुआत हम लोग करेंगे अरविंद केजरीवाल के बयान से जो उन्होंने यमुना को लेकर दिया था, इसलिए सबसे पहले मैं अभिषेक तिवारी आपके पास जाऊंगा। अभिषेक तिवारी जी, बहुत ही सीधा सा सवाल ये है कि आप काफ़ी युवा हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि क्या कोई एक राज्य दूसरे राज्य में जाने वाले पानी में जहर मिला सकता है क्या, सिर्फ इसलिए कि हमारी पार्टी को वहाँ की जनता वोट नहीं कर रही है? लक्ष्मण जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बड़ा ही ये दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना सत्ता काबिज करने के लिए इस कदर की राजनीति कर रही है। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में इससे ज्यादा घिनौना नहीं हो सकता, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के बयान पे, भारतीय जनता पार्टी की बात पर नहीं, ये बयान अरविंद केजरीवाल का है, मैं उस पे आ रहा हूं। उनके बयान पर आपकी प्रतिक्रिया पूछी। आपने शुरुआत ही कर दी भारतीय जनता पार्टी से। मैं बिल्कुल आ रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अरविंद केजरीवाल जी का जो बयान है, एक आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के कारण नहीं, लेकिन दिल्ली का नागरिक होने के कारण मुझे दुख और पीड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी यमुना से जो अमोनिया, इतना खतरनाक अमोनिया युक्त पानी छोड़ने का कार्य कर रही है, इससे दिल्ली वालों का जान का खतरा है। किसी का किडनी खराब हो सकता है, किसी का लंग्स खराब हो सकता है, किसी का लीवर खराब हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने से उनको फुर्सत नहीं मिल रही है। मैं कह रहा हूं कि इस टाइम ना तो कोई बारिश हुई है, ना तो मौसम में परिवर्तन हुआ है। क्या कारण है कि आज यमुना का जो अमोनिया लेवल है 7.2 ppm हो चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर गलती से भी कोई वो पानी पी लिया तो उसकी हालात क्या होगी, उसकी स्वास्थ्य की क्या हालात होगी। ये दिल्ली में बहुत ही बड़ा संकट टल गया। मैं तो धन्यवाद दूंगा दिल्ली जल बोर्ड के हमारे कर्मचारियों को, आम आदमी पार्टी सरकार को, जिन्होंने समय रहते हुए इस पे प्रतिक्रिया किया और समय रहते हुए इसमें सचेत किया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राजनीति कर रही है। अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी ने जब इसके ऊपर क्वेश्चन मार किया, जब सवाल हरियाणा की सरकार ने जहां पे वो आ रहा था, यमुना का पानी दिल्ली में जहां एंटर हो रहा था, वहां पे अमोनिया ला के मिला दिया, ऐसा आप कह रहे हैं? वहां पे मैं बताता हूं कि ये किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में षड्यंत्र कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि ये मौसम के कारण या फिर बारिश के कारण, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब यह है कि ना तो बारिश हुआ है, ना तो मौसम चेंज हुआ। इसका मतलब यह है कि ये मैन मेड है, ये कृत्रिम नहीं, ये आदमी के द्वारा बनाया गया है। वहां पे दिल्ली जल बोर्ड, जो भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने आनंद फानंद में एक लेटर निकलवाया दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ से, उन्होंने माना
कि दिल्ली के जो अमोनिया लेवल है लगभग 100% बढ़ गया। ये मैं लेटर हूं, दिल्ली जल बोर्ड का लेटर लेकर के आया हूं। इस लेटर में साफ लिखा है, प्रेजेंटली द अमोनिया इज अराउंड 7.2 ppm इन रिवर यमुना एट वजीराबाद पॉन्ड। मतलब एक बात तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी आपके इस बयान को एक मिनट में रोकूंगा, क्योंकि मैं इस पे राजनीति पे आऊंगा, इस पे राजनीति पे आऊंगा मैं, लेकिन वो मामला राजनीति से ज्यादा बड़ा है। राजनीति अपनी जगह है अभिषेक जी, मैं कह रहा हूँ राजनीति से ज़्यादा बड़ा है। भले एक संयोजक के नाते, राजनीतिक पार्टी के नेता होने के नाते आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन जनता आपकी बातों को सुनती है। आपने जब ये कहा कि हरियाणा में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला दिया गया है, तो जहर जब आप कहते हैं ना, तो उसका एक आप भी सुनिए, जहर जैसे कोई कहेगा तो एक खौफ, एक मन में डर सा बैठ जाएगा। आप अगर ये कहते हैं कि अमोनिया लेवल काफ़ी ज़्यादा हो गया है जिस वजह से खतरा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जहर मिला दिया गया है, मास जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल करें, इसका मतलब समझते हैं सामूहिक नरसंहार हो जाता। तो इस तरह का बयान ये तो बिल्कुल अति मैं कह रहा हूं कि क्यों। और सबसे बड़ी बात केजरीवाल, आपकी पार्टी, आप लोग इस पे क्लैरिफाई भी नहीं कर रहे हैं, आप लोग डिफेंड भी नहीं, आप लोग उनके इस बयान को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। कम से कम इतना तो कहिए कि नहीं जहर गलती से बोल गया जी, वो तो मामला अमोनिया के बढ़ते स्तर को लेकर के था। ये आप कहते तो शायद होता, वो भी नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूं लक्ष्मण जी, पानी के अंदर जहर बोलना एक छोटा शब्द है। भारतीय जनता पार्टी ने उससे ज्यादा घिनौना वर काम किया है, उससे ज्यादा घिनौना कार्य किया है। 7.2 ppm अमोनिया का लेवल होने का मतलब समझते हैं आप? दिल्ली के अंदर जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो 1 ppm से ज्यादा ट्रीट नहीं कर पाते। जैसे 2.2 होता है वो 50% कैपेसिटी पे आ जाता है, तो 7.2 हो गया है। 15 जनवरी से लगातार इसका ppm लेवल बढ़ रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? अभिषेक तिवारी आप बताइए कैसे हो रहा है? बात हो गई। विजय शर्मा जी, इसका जवाब दीजिए। इनका कहना है कि जहर, भले ही जहर शब्द को वापस नहीं ले रहे हैं, लेकिन अमोनिया का लेवल अचानक से कैसे बढ़ गया। चुनाव नजदीक आ रहा है, मतदान की तारीख नजदीक आते आते ये अमोनिया का स्तर अचानक से कैसे बढ़ जाता है? आप लोगों ने जानबूझ के बढ़ा दिया क्या? देखिए लक्ष्मण जी, ये बेशरम पार्टी है, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी बातें हैं लोकतंत्र में और भारत देश में, ऐसा कोई सोच सकता है क्या? करना तो दूर की बात है। अब आपके सामने मैं कुछ तथ्य रखता हूं, आप मुझे बताइए कि टोटल जो जमुना की लंबाई है, यमुनोत्री से निकलती है और संगम में जाके मिलती है, 1376 किलोमीटर है, जिसमें से मात्र 2% जमुना दिल्ली में से निकलती है। यानी कि 52 किलोमीटर जो है जमुना के आसपास दिल्ली में से निकलती है, जो पल्ला गांव में घुसती है और जैतपुर में जाके निकल जाती है। तो अब आप मुझे बताइए कि पहले हरियाणा में आती है, फिर हरियाणा में आ जाती है दोबारा, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है। तो भाई एक बात बताइए, दिल्ली में हमारे कैबिनेट मंत्री रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, बहुत गवर्नर आते जाते हैं, एम्बेसी रहती है, तो ऐसी बातें। और लोकसभा में देखिए आप, लोकसभा में 7 की 7 सीटें हमें जिताई है दिल्ली की जनता ने, तो ऐसा हम काम करेंगे क्या? तो ये केजरीवाल जी जो है ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ठीक है, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, हम भी इलेक्शन हारे हैं। बात करिए लक्ष्मण जी, हमने कभी बात कराइए कि आज अमोनिया लेवल कितना है। लक्ष्मण जी इनको चुप कराइए, मैं बिल्कुल नहीं बोला था इस तरह से ना। अभिषेक जी, आपसे काफी लंबा सवाल जवाब हो गया, आपके पास फिर आऊंगा मैं, एक उनको बोलने दीजिए। नहीं, आपसे बात करूंगा, पहले इनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपके पास पूछेंगे। नहीं, ये दिल्ली जल बोर्ड ही तो बोल रहा है, ये अरविंद केजरीवाल जी तो नहीं बोल रहे। एक मिनट अभिषेक जी ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। एक मिनट पहले बोल लेने दीजिए इनको, फिर इनकी जिन जिन बातों पे आपको आपत्ति होगी उन बातों पर आप आपत्ति दर्ज कराइएगा। शो में आपको पर्याप्त समय, शुरू के 5 मिनट आपको ही दिया मैंने। हाँ जी, तो लक्ष्मण जी, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने इनको चुनौती दी है कि आइए सोनीपत में मैं आपको डुबकी मार के दिखाता हूँ, पानी पी के दिखाता हूँ, आप दिल्ली में पी के दिखा दीजिए। अरे अपने पाप दूसरे के ऊपर क्यों मर रहे हो भाई? आपने एक भी दिल्ली के अंदर 11 साल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया जमुना के ऊपर। जो जमुना के 22 के आसपास नाले डलते हैं उसके अंदर, और आप देखोगे, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कि इतना मल मूत्र जमुना के अंदर पाया जाता है कि इनको तो बेशर्मी की हद है। और ये यहाँ के किस तरह की बातें करते हैं सत्ता प्राप्ति के लिए। मतलब लक्ष्मण जी, ये तो देशद्रोही की संज्ञा भी कम है इनके लिए। आतंकवादियों से पैसे लेते ही लेते थे, मैं विषांतर नहीं करना चाहता, लेकिन ये किस तरह के मतलब घिनौने आरोप है ये। अरे भाई, सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, आप जनता में पैनिक किस तरह से क्रिएट करना चाहते हो। तो मैंने आपके सामने ये आंकड़े रखे हैं
और ये अमोनिया नहीं है, ये सर्दियों में हर बार लेवल बढ़ता है। लेकिन आपने किया क्या काम? आप काम बताओ ना। आपको सत्ता सौंपी है जनता ने और आपको 67 सीटें 62 सीटें दी है। उस आप बताओ जमुना का आपने क्या किया? अब थोड़ा सा मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं गर्ग साहब, उनसे पूछ लूँ। गर्ग साहब, ये जो बयान आए आपके तरफ से, संदीप दीक्षित जी का बयान आया, आपका कोई बड़ा नेता बोल नहीं रहा है आजकल आम आदमी पार्टी से, क्या अब पिछले दरवाजे से दोस्ती हो गई है क्या? किसी तरह की कोई दोस्ती नहीं है और दुश्मनी भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने प्यार की दुकान के लिए जानी जाती है और वही हम प्रचार करते हैं और वही हम फॉलो करते हैं। जहां तक कि अरविंद केजरीवाल जी के स्टेटमेंट की बात है, कहीं ना कहीं एक बड़ा चढ़ा के बोली हुई बात है। जहां तक अमोनिया की बात है, ना तो वो पहले कम था और ना अभी कम है, पहले भी वो ज्यादा था। अभी अगर किसी कारण से वो बढ़ गया है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसमें कौन सी गलत बात है? तहकीकात की मांग करना भी गलत नहीं है और ये बताना कि कहीं ना कहीं किसी से कोई गलती हो सकती है कि हो गई हो। अमोनिया बढ़ा हुआ होएगा तो वो अपने आप मालूम पड़ेगा। और इतना हाई अमोनिया, जीरो जो स्केल पे जीरो होना चाहिए वो आज 6 है। 6 टाइम्स अमोनिया होना बहुत बड़ी बात होती है, ये गलत है। जहां तक कि यमुना साफ करने की बात है या गंगा साफ करने की बात है, दोनों ही बीजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने उस पे आऊँगा आदित्य, मैं उस पे आऊँगा। एक मिनट, अभय दुबे जी, इस पे चूंकि आप लंबे समय तक पत्रकारिता भी आपने की है, इस लेवल तक जाके चुनाव प्रचार में आरोप प्रत्यारोप लगाना जहाँ पे जनता खौफजदा हो जाए, कितना सही मानते हैं? देखिए, चुनाव में जो राजनीतिक बहस होती है उसका स्तर तो बहुत ज्यादा गिर गया है और उसमें सभी पार्टियां दोषी हैं, कोई इसमें पीछे नहीं है। एक वक्तव्य में आपको एक पार्टी दोषी लग सकती है, लेकिन वहीं दूसरे ऐसे वक्तव्य हैं जो शायद आपकी निगाहों से नहीं गुजरे होंगे। अगर आप उनके ऊपर भी निगाह डालते हैं तो आपको लगता है कि दूसरी पार्टी दोषी है। मैं किसी भी पार्टी को इसमें ये नहीं कह रहा हूं ये पार्टी विशेष रूप से दोषी है। पूरी राजनीति का स्तर गाली गलौज से भरा हुआ है, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना, जिस तरह के दिल्ली में पोस्टर लगे हैं, जैसी छीछा लेदर एक दूसरे की जा रही है, वो सब बहुत ही भयानक है और बहुत ही अफसोसनाक है। इससे पता लगता है कि हमारा जो सार्वजनिक जीवन है वो आज किस मुकाम पर पहुंच चुका है। इसलिए मैं तो यही सबसे अपील करूंगा कि सब लोग शिष्ट भाषा में एक दूसरे का सम्मान करते हुए बातचीत करें और चर्चा करें। राजनीति में चुनाव में हार जीत होती रहती है, मैं इस बात से सहमत हूं कि पार्टियों को, नेताओं को चुनाव जीतने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन हारने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और जिस तरह की बातचीत हो रही है निश्चित रूप से अफसोसनाक है। मैं इस मामले में आपके साथ हूं। बिल्कुल अवधेश जी, मैं यही जो बहुत अच्छा लगा कि अभय दुबे जी ने बहुत ही निष्पक्षता से अपनी बात जिस तरीके से रखी, वाकई ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इसका पालन करना चाहिए। मैं इसलिए जोर देकर इस बात को सभी वक्ताओं से पूछ रहा हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल छोटे मोटे नेता नहीं हैं। जनता ने उनको 3 बार चुनकर भेजा है और चौथी बार भी अपनी दावेदारी प्रमुखता से रख रहे हैं। तो जब ऐसे जनता जिसकी बातों पर भरोसा करती हो, उस तरह के नेता की तरफ से ये ऐसा बयान, वाकई लोग इसे पॉलिटिकल ही मान के चल रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कहीं वाकई ऐसा ना हो जाए। तो ये बयान का मतलब क्या है? क्या हमें पानी पीना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? क्या ये इस बयान को किस तरह से जनता लेगी? नहीं, देखिए अभय जी तो बहुत ही बच के निकल गए, क्योंकि ये सामान्यतः एक दूसरे नेता के बारे में जो बोलते हैं वो विषय नहीं है। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक नहीं निकले, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसे बयान से बचना चाहिए। अब बच के निकले नहीं, अभय दुबे ने बहुत ही साफ तौर से कहा कि ऐसे बयान से अरे भाई अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना, हमारे भी मित्र में जानता हूं, एक दूसरे पर नेता आरोप लगाते हैं स्तर गिर गया। ये स्तर गिरने का विषय नहीं है सर। भारत के राजनीतिक इतिहास में मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले किसी भी नेता ने इतना खतरनाक और विषैला बयान दिया हो कि एक राज्य की सरकार दूसरे राज्य की सरकार की जनता को मारने के लिए नदी में जहर मिला रही है, वो मास जेनोसाइड कराना चाहती है। उसकी तुलना नागासाकी और हिरोशिमा पर से गिराए गए बमों से की जा रही है, बायोलॉजिकल वेपन से की जा रही है। ये तो आप सोचिए कि अगर ये सामान्य बात नहीं है ना, ये केवल 2 नेताओं के बीच और पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप नहीं है,
ये क्या पहले 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 आरोप था कि केजरीवाल जी को बीजेपी मारना चाहती है, इसलिए 22 जो है जवान हटा दिए, जबकि Z+ सिक्योरिटी मिला हुआ है, लगभग 70 जवान उसमें होते हैं, 68 से 70 जवान होते हैं, तो मारना चाहती है। ये भी मतलब आरोप कि कोई नेता चुनाव जीतने हारने के लिए मरवा दे। और हरियाणा के लोग भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में भाजपा के भी लोग हैं, क्या वो वहां से जहर डाल के मरवा देगी? तो ये तो भयानक है, खतरनाक है, लोगों के अंदर एक डर पैदा करना है। अगर लोगों में विवेक नहीं हो तो इससे हिंसा और अराजकता पैदा हो सकती है। राजनीति इस प्रकार से राजनीति होगी कि भारत की राजनीति को और किसी पार्टी को आप इतना डरावना फासिस्टवादी कर देंगे कि ये गैस चेंबर बनाना चाहती है दिल्ली में। जो इसका दूसरा पहलू है, देखिए ये तो सच है कि देश में नदियों की अविरलता को, नदियों की पवित्रता को लेकर के हमारा देश उतना सजग नहीं है। मैं ये तो नहीं मानता हूं कि हरियाणा में, भाई दिल्ली का 90% पानी बाहर से आता है और हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से आता है, तो जाहिर है कि नदियां अगर अशुद्ध है तो एकदम से तीनों राज्यों की भूमिका उसमें नहीं हो सकती है। ये मैं नहीं स्वीकार करता हूं, क्योंकि हरियाणा के भी अगर औद्योगिक प्रदूषण है, औद्योगिक कचरे जमुना जी में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जा रहे हैं, पंजाब के जा रहे हैं, वहां के नदियों को लेकर के, तो वो जमुना पर उसका असर होता है। लेकिन कोई ये कहे कि दिल्ली की जमुना में, अगर वो कहते हैं ना सीधा कि भाई अमोनियम बढ़ा दिया गया है, देखो इसे फलानी बीमारी हो गई है, केवल इसमें दिल्ली का दोष नहीं है, हरियाणा का है, तो बात इस पर बहस हो सकती थी। ये तो विषय ही दूसरा हो गया ना, जिस प्रकार की भाषा केजरीवाल जी ने बोला है वो विषय दूसरा हो गया। अब देखिए फैक्चुअल सिचुएशन क्या है, सुनिए फैक्चुअल सिचुएशन यह है कि दिल्ली में मतलब दिल्ली का जो 80% पॉल्यूशन है जमुना का, वो दिल्ली के कारण है। देश भर में 80% पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली के कारण है, 2% से भी कम जमुना हमारे यहाँ है। 2015 से लेकर 2023 तक दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि 8 से 9 हजार करोड़ रुपया हमने दिया है वहां। उसके बाद नमामि गंगे के तहत आपको मैं जोड़ के बता सकता हूं ना, लगभग सफाई के लिए 2000 करोड़ रुपए, गंगा राष्ट्रीय मिशन के तहत 100, जमुना एक्शन प्लान 200 करोड़ रुपए और 11 जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि सुनिए 2361 करोड़ रुपया दिया गया। 23 परियोजनाएं थी, 12 परियोजनाएं एसटीपी का दिल्ली में बनना था। आखिर वार फ्रंट पर कम से कम बाद की सफाई बाद में है। केजरीवाल जी की सरकार ने कार्यकर्ताओं को लगा करके वो एसटीपी तैयार हो जाए, उसमें एक नट बोल्ट अगर ढीला है तो वो नहीं चलेगा। कितनी तैयार हुई है, वो पैसे कहां गए हैं? आपको काम करने आता नहीं है। नहीं, आपने दिल्ली की खर्चा तो किया होगा, एसटीपी बनाया होगा। तिवारी जी, अभिषेक बताइए, इनको जवाब दीजिए। आपने, मैं मान के चल रहा हूँ कुछ ना कुछ तो किया होगा आपकी सरकार ने। हाँ, एक मिनट अवधेश जी, जरा अभिषेक तिवारी से पूछ ही लेते। अवधेश तिवारी जी, इतने पैसे आए तो जाहिर तौर पे कुछ न कुछ एसटीपी तो बनाए हों, कुछ नाम गिना दीजिए इनको। मैं एक बार, हाँ लक्ष्मण जी एक बार मुझे जवाब देने दीजिए। जी देखिए, यहाँ पे बयान की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल जी की भाषा की बात हो रही है। मैं तो कहूंगा अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जान बचाने के लिए, दिल्ली वालों के लिए तो अपनी जान की भी कुर्बानी लगा सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले बयान की बात कर रहे हैं, ये पत्रकार महोदय बयान की बात कर रहे हैं, हम तो तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। मैं तो ये डेटा लेकर के आए हुए, दिल्ली जल बोर्ड का डेटा है, मैं डेट वाइज बता देता हूं। 22 जनवरी 2025 को 5.60 ppm था, 23 जनवरी को 5.80 था, 24 तारीख को 6.40 है, 25 तारीख को 6.80 है, 26 तारीख को 7.20 है, 27 तारीख को 7.20 है। तो हम तो तथ्य पे बात कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बात समझिए, अभिषेक जी एक और डेटा दे दीजिए। अभिषेक जी एक डेटा और बता दीजिए। अभिषेक जी एक डेटा और दे दीजिए। पानी पी लिया तो उसकी जान। अभिषेक एक डेटा और दे दीजिए, चूंकि आपने दिल्ली जल बोर्ड का डेटा लेकर रखा है, अच्छी बात है कि पूरे तथ्यों के साथ आप, हाँ तथ्यों के साथ आप एक डेटा और हमें बता दीजिए कि यमुना दिल्ली में जहां एंटर करती है और जहां से निकलती, जहां से बाहर होती है, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पे, वहां पे पॉल्यूशन लेवल, अमोनिया लेवल में कितने डिफरेंस होता है? अगर आपके पास डेटा है तो वो भी बता दीजिए। मैं बता देता हूं। एक बारी अभी अवधेश जी बोले थे कि हमने दिल्ली में कार्य क्या किया। हमने दिल्ली के अंदर, हमारे दिल्ली इकलौता एक ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां पे 37 एसटीपी हैं। 3 एसटीपी तो ऐसे हैं पूरे इंडिया में सबसे बड़े एसटीपी हैं, ओखला का, कोरोनेशन का, और मैं एक बारी डेटा लेकर के बैठा हूं।
और कोंडली का, ये एसटीपी इंडिया में टॉप 5 में आता है। तो दिल्ली के अंदर 37 एसटीपी हैं। दिल्ली के अंदर हमने 1600 करोड़ रुपए लगा करके एसटीपी बनाने का कार्य किया। लगभग 68 किलोमीटर हमने फीवर पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया, जिससे नाली और नालियों के तहत वेस्ट डायरेक्ट विदाउट ट्रीटेड वाटर यमुना के अंदर एंट्री करते थे। अब हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना करके फीवर लाइन डाल करके हमारे यमुना के अंदर अब ट्रीटेड वाटर जाता है। वही दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर चाहे यमुनानगर हो, चाहे वो पानीपत हो, चाहे वो डाइंग यूनिट हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, वहां पे अनट्रीटेड वाटर जाता है। आज आम आदमी पार्टी ने वीडियो भी जारी किया। हम लोग तथ्य पे बात करने वाले लोग हैं, हम लोग दिल्ली की जनता की भलाई के लिए बात करने वाले लोग हैं। आप भाफा की बात कर रहे हैं, एक तरफ किसी की जान जा रही है, कितना खतरनाक हो सकता था अगर वो गलती से भी पानी एंटर आ जाता, अगर गलती से भी कोई वो पी लेता पानी, और आप भाषा की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कोई चुनाव जीतने के लिए किस निचले स्तर की राजनीति हो रही है, किसी से छुपा नहीं है, ये किसी से छुपा नहीं है। और दूसरी बात, विजय शर्मा जी आपको जोड़ना चाह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी वाले बेशर्मी की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे क्या कार्य विजय शर्मा जी, हम तो कह रहे हैं अभिषेक तिवारी जी को शांत करिए। विजय शर्मा जी बोलिए। अभिषेक तिवारी जी एक मिनट शांत हो जाए, विजय शर्मा जी को बोलने दीजिए, फिर आप रिएक्शन दीजिएगा। देखिए लक्ष्मण जी हमारे पाकिस्तान के साथ कई बार युद्ध हुए, कभी पाकिस्तान ने भी ऐसे आरोप हमारे ऊपर नहीं लगाए कि हमने जहर मिला दिया। हमारी नदियां पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मत बोलिए आप ये कैसी बात है? आप इतने अच्छे इंसान हो, आप आज आपको क्या हो रहा है? दूसरा मैं बताता हूँ, इनके जो आरोप है वो जल बोर्ड ने नकार दिए। तीसरी मैं बात बताता हूँ, अभिषेक जी आप आंकड़े लेके बैठे हो ना, ये मैं जल बोर्ड का लेटर लेकर कैसे झूठ बोल रहे हैं? ये जल बोर्ड का डेटा है, एक मिनट शांति से, आम आदमी पार्टी का डेटा नहीं है। आज ये झूठे आंकड़े लेके बैठते हो आप, ऐसे फर्जी तथ्य पे बात करिए विजय जी, तथ्य पे बात करिए। के भी लेके बैठते हो आप एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नाम बताइए जो आपने शुरू करवाया और खत्म किया हो। एक बनवाया बताइए जमुना के ऊपर, बताइए आप मुझे एक नाम। झूठ बोलते हैं बैठ के लेके, कभी कुछ झूठ बोल जाते हैं, कभी झूठ। एक नाम बता दीजिए आप मुझे। तो ये लक्ष्मण जी इनके झूठे, अच्छा आप मुझे बताइए अपने पाप दूसरे के ऊपर क्यों मरते हो? अरे भाई वहां अमोनिया बढ़ रहा है तो आप ट्रीटमेंट प्लांट लगवाइए ना, वहां इलाज करवाइए। दिल्ली की सरकार किसके हाथ में? आपके हाथ में है ना। 11 साल से आप कह रहा हूं, इसीलिए पढ़ लिख करके आना चाहिए डिबेट में। किया आप दूसरे को ऊपर मरते रहोगे। हरियाणा जो सरकार है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री और दिल्ली चला रहे हैं क्या, ये यूपी का चला रहे हैं? अरे आपका मुख्यमंत्री, आप बताइए, आप जांच करवाइए। बगैर जांच के खाता ना वही जो केजरीवाल कहते वही सही। आप दिल्ली की जनता बड़ी नाराज है। मैं बोलूं लक्ष्मण जी, आपको सबक सिखाने के लिए बैठी हुई है। आप कृपया देखिए 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो आप ढूंढे नहीं मिलोगे। इस तरह की बेहूदी बातें आप हालांकि विजय शर्मा जी ये बात आपके, चलिए मान लेता हूं मैं कि आम आदमी पार्टी या फिर दिल्ली सरकार को अपने यहाँ यमुना साफ कराने के लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए, लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है, चाहे वायु प्रदूषण की बात करें, पॉल्यूशन की, वो ज्योग्राफिकल सीमा में बंधा नहीं रहता है। चूँकि पानी आ रहा है यमुना से, तो जाहिर तौर पर यमुना दिल्ली में घुसने से पहले जो अलग अलग जगहों पर जो यमुना जहाँ से बह रही है, वहाँ पर जो सीवेज की चीज़ें उसमें जा रही हैं, पॉल्यूटेंट जा रहा है वहाँ पर, तो वहाँ भी तो हमें लगता है कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ठीक है, दिल्ली वाले अपना करेंगे, दिल्ली में जाकर के जाहिर तौर पे यमुना का प्रदूषण लेवल बढ़ जाता है, लेकिन हरियाणा की सरकार है, वहाँ भी तो कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमारे पड़ोसी राज्यों को दिक्कत ना हो। देखिए लक्ष्मण जी, हरियाणा इस तरफ क्या कदम उठाए? देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं लोकप्रिय हमारे, उन्होंने इनको चुनौती दी है। आइए सोनीपत में देखिए, डुबकी लगाते हैं, पानी पीते हैं। जो हमारे विज साहब है, अनिल विज है, उन्होंने इनको चुनौती दी है, आइए हमारे यहाँ तो साफ पानी है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये अपने पाप दूसरे पर, मैं कह रहा हूँ कई लाख टन मल और मूत्र जमुना में ये बहा रहे हैं, तो उसके पाप कौन करेगा? आप देखिए ना लक्ष्मण जी, आपके पास समय होता आप जाके देखिए, वो जो गांव है वो पल्ला गांव है, वहां देखना जमुना का क्या है, और यहाँ जैतपुर में देखना क्या हाल है, आपको पता लग जाएगी। आपने देखा कभी इस तरह के झाग आपने सोनीपत में देखे हैं? जिस तरह के आप कालिंदी कुंज में आप गुजरते होते देखते हो। तो ये इनके पाप हैं, इन्होंने नरक बना दिया दिल्ली को। 76% पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर है, वो किसके कारण है? अगर पराली जलती है तो पहले पंजाब का नाम, पंजाब में सरकार आ गई तो अब हरियाणा का नाम, पाकिस्तान का भी नाम ले लेते हैं अब तो ये। अरे भाई आपने किया क्या? पराली के नाम पे 77 लाख रुपए की योजना लाई, खर्च किए, और उस पर 24 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन्होंने विज्ञापन पे। हालांकि विजय जी इस पे आऊंगा, विजय जी इस पे आऊंगा मैं। तो लक्ष्मण जी मैं ये कह रहा हूँ, लक्ष्मण जी मैं ये कह रहा हूँ, मैंने इनको कहा है भाई आपने काम किया, आपकी सरकार थी 11 साल में, आपने कितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनवाए जिससे पानी साफ हो? आपका दायित्व नहीं है कुछ भी।
मतलब आपको हरियाणा साफ पानी आपके घर में पहुंचाएगा, आप बैठे मजे शीश महल बनाने के लिए बैठे हो यहाँ। अभय दुबे जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? अभय जी एक मिनट शांत हो जाइए। अभय दुबे जी का रिएक्शन लेता हूं। अभय दुबे जी, मैं इसको इस तरीके से देख रहा था, आपको जो जवाब देना हो दीजिएगा, जो बात के लिए आपने इशारा किया था, लेकिन मैं इस तरह से देख रहा था कि ऐसा तो नहीं है, चूंकि पहले भ्रष्टाचार के आरोप पर घिरते रहे अरविंद केजरीवाल, अब यमुना सफाई के आरोप पर घिरते हुए दिखे तो इस तरह का आक्रामक बयान दे गए। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने तो मान ही लिया है कि जो वो 3 काम नहीं कर पाए हैं, जहां तक मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, उसमें यमुना सफाई का मसला भी, उन्होंने ये बात मान ली है। उन्होंने 2 बातें और मानी हैं, उन पर आप चर्चा करना चाहेंगे तो इस पर कोई, अरविंद केजरीवाल ने इसको मान लिया है कि उनकी कमी है, ये पहले ही वो मान चुके हैं। अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूं। भारतीय जनता पार्टी यमुना के प्रदूषण के सवाल को लेकर चुनाव में मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है उसका। योगी जी उत्तर प्रदेश से आए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी कि क्या वो तो वहां पर कुंभ में डुबकी लगाए हैं, क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? तो उनसे पलट के पूछा जा सकता है, क्या योगी मथुरा की यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। देखिए, जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि कुंभ का पानी जहां उन्होंने डुबकी लगाई है बहुत ही अस्वच्छ और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए लोग उसमें डुबकी न लगाएं। लोग केवल अगर अब ज्यादा पाप अपने धोना चाहते हैं तो उसके पानी को अपने ऊपर छिड़क लें, उसी से सारे पुण्य प्राप्त हो, उन्हें सारा पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा, वहां जाकर डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। ये शंकराचार्य का कथन है। अब आप कह सकते हैं शंकराचार्य जी तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, आप कहना चाहें तो ये कह सकते हैं, या भाजपा के विरोधी हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो कुंभ में पानी की जो क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा जिसे कहते हैं निरापद नहीं है। इसलिए दिल्ली की यमुना पर आरोप लगाना और मथुरा में यमुना की जो हालत है उसको नजरअंदाज कर देना, ये एक तरह का राजनीतिक खेल है जो कि यमुना के प्रदूषण के आधार पर खेल है। अवधेश कुमार जी, ये राजनीतिक खेल है। मैं इसकी बात से सहमत हूं कि इस मसले की तहकीकात होनी चाहिए कि वहां पर अमोनिया जो आई है उसका इतना स्तर क्यों बढ़ा है, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा हो तो बेहतर। मेरा निवेदन ये है। बिल्कुल आदित्य गर्ग जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक 5 सेकंड का देखिए। हाँ बोलिए। जिस तरह से अभय जी ने बात की है, अब मैं पर्सनल तो इन पे क्या कमेंट करूं, अच्छा नहीं लगता, ये सीनियर पत्रकार रहे हैं, अब तो चलो ये नहीं, व्यक्तिगत कमेंट करना भी नहीं चाहिए। अब आप देखिए 2000 मैं आंकड़े देता हूं, 2020, 2021, 2022 मैं तभी कह रहा हूं ये नकारा सरकार है। उस टाइम 13.20 था, 2021 में 15 तक पहुंच गया और 17 पहुंच गया था 2022 में। तो केजरीवाल जी सोते रहे। ये आप 11 साल बाद 3 बार चुन के मुख्यमंत्री बने हो और आप आके हाथ जोड़ लोगे जी मैं नहीं करवा पाया, तो सरकार क्यों आपको क्यों चुनेगी? जनता भगा देगी ना जनता। ठीक है, 5 सेकंड हो गया। आदित्य गर्ग, आप जोड़ना चाहते हैं कुछ? तो ये बेशर्मी तो ही क्या हुई? मेरा अपने नाम लिया तो पॉलिटिकल पार्टी बोलती रहेगी। आदित्य गर्ग बोलिए। लक्ष्मण जी, मेरे को बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि आप बैठे प्रवक्ता यही बात कर रहे हैं कि वहां की गंदगी हमारी गंदगी से ज्यादा। ये नहीं है कि पूरे देश में कहां कहां गंदगी है। क्या सिर्फ गंगा जमुना की गंदगी ही गंदगी है? बनारस, जहां से हमारे मुख्यमंत्री, जहां से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, वो भारत में टॉप 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से आता है। क्या प्रदूषण की बात हो रही है? क्या कोई भी प्रोपोगंडा जो ये चलता है, जिसके बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि आप प्रदूषण के लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। उसकी गंगा मेरी गंगा से गंदी, उसकी यमुना मेरी यमुना से गंदी। भाई यमुना गंदी है तो पूरे देश की यमुना गंदी है, गंगा गंदी है तो पूरे देश की गंगा। ये क्या दिल्ली की गंगा गंदी और दिल्ली की यमुना गंदी और हरियाणा की यमुना साफ, ऐसा तो नहीं है ना। और मेरे को एक चीज नहीं, बहुत सही पॉइंट है अवधेश जी। नमामि गंगे मिशन शुरू किया जाता है गंगा की सफाई अभियान के लिए, तो पूरे देश के लिए यमुना जैसा भी मिशन शुरू करना चाहिए, सिर्फ नमामि गंगे ही क्यों? नहीं, नमामि गंगे का मतलब वो गंगा नहीं है इसमें। नहीं, ये वो ऐसा है लक्ष्मण जी कि उसमें यमुना भी शामिल है। नहीं, नमामि गंगे जो है वो नाम उसमें गंगा है, लेकिन गंगा से जुड़ने वाली, मिलने वाली, उसका साथ देने वाली सभी नदियों का की शुद्धता और विरलता उसमें शामिल है। और उसी के तहत यमुना के प्रदूषण के लिए भाजपा केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। नमामि
तब तो नहीं, सुनिए ना, ऐसा है, गंदगी के लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। हाँ देखिए ऐसा है कि अरे भाई केंद्र और राज्य की जिम्मेवारी छोड़िए, और केजरीवाल जी ने ये कहा होता ना कि भाई यमुना में जो अमोनिया का स्तर बढ़ा है वो हरियाणा का भी जिम्मेवारी है, उत्तर प्रदेश की, तो उस पर अलग बहस होती। वो तो विषय को दूसरी जगह ले गए ना कि एक सरकार किसी राज्य की जनता को मारना चाहती है। अभिषेक जी ने जो है बाद के जनवरी का दिया, 1 जनवरी का डाटा नहीं दे रहे हैं कि 1 जनवरी को कितना अमोनिया का स्तर था। 23 दिसंबर को सारे अखबारों ने खबर छपा कि दिल्ली में अमोनिया, 23 दिसंबर 2024 को, कि सारे दिल्ली में पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा, अमोनिया का स्तर बढ़ चुका है, पानी की सप्लाई फलाने एरिया में कम आएगा, वजीराबाद में और क्या नाम है चंद्रावली में समस्या बढ़ गई है। फिर 1 जनवरी को हाईएस्ट 7 था। तो अब वो जिसको फैक्चुअल जानकारी नहीं है वो इस कान पर जाएगा। देखिए मदन लाल खुराना की सरकार थी, जब पानी का संकट हुआ तो हरियाणा सरकार से बात करके, और केंद्र में नरसिंह राव की सरकार थी, बात करके और रास्ता निकला, समझौता हुआ था, उसी के तहत मूनक नहर बना। जब शीला दीक्षित जी आई उन्होंने बार बार बैठकें की और पानी का स्तर बना रहे 1200, अभी 1000 स्तर है, बातचीत की, रास्ते निकाले। केजरीवाल जी ने एक भी काम यमुना की शुद्धता के लिए नहीं किया है। दुनिया भर में दिल्ली की शर्मनाक स्थिति है पॉल्यूशन के मामले में। लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है छोटे छोटे घरों में। सड़कें हमारी जो है ध्वस्त हो चुकी हैं। जवाब दे दूं। पानी आपका है नहीं, जमुना आपने खराब कर दिया, जमुना को ठीक करने के लिए यहाँ पे अभिषेक तिवारी ने बखूबी रखा था। हालांकि डेटा कमजोर थे, अलग बात है, लेकिन एक डेटा जो अभिषेक तिवारी ने नहीं रखा वो बता दूं कि राज्यसभा में ये डेटा पेश किया गया था कि पल्ला गांव जहां पे एंट्री होता है और उखला बराजांव एग्जिट पॉइंट है, तो 2020 में पल्ला गांव में एंट्री पॉइंट पे यमुना में जो अमोनिया का लेवल था 0.9 था, और उसी महीने में 13.5 था आपको उखला बैराज में जाके। 2022 में का आंकड़ा देखें तो पल्ला गांव में 1.7 था और वो बढ़ करके उखला बैराज तक पहुंचते पहुंचते 17.5 हो जाता है। तो ज़्यादा, या फिर कहें कि जो आंकड़ा रिपोर्ट कहती है कि 75% तक पॉल्यूशन जो है यमुना, कौन सा डेटा है ये राज्यसभा में रखा गया डेटा है। अगर आप कहें तो मेरे पास वो पेज है, आपको मैं दिखाऊं। ये 1.3 है, जो 13 पढ़ रहे हैं वो 1.3 है। लक्ष्मण जी ये 3 साल का क्लियर करिए, ठीक करिए अपना। लक्ष्मण जी हेलो तथ्य सही नहीं, वो 1.3 है, बिल्कुल सही है। ये राज्यसभा में रखा ठीक करिए अपना। राज्यसभा में स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 179 9/12/2021 का डेटा है जिसमें ये रखा गया था। उसके बाद का डेटा है जो जनवरी 22 का मैंने रखा है। जो डेटा रखा गया तथ्य सही है। मेरा कहना है कि 75% पॉल्यूशन जो होता है, अभिषेक जी आप उसको मानिए नहीं मानिए, वो आपको यमुना में, दिल्ली में आकर के होता है। तो मैं एक बार जवाब दे, मुझे अलाउ करिए तो मैं इसको बता देता हूँ। 1 मिनट अभिषेक जी जवाब देते हैं, रावण के खानदान वाले बीच में बोलेंगे नहीं, मुझे बोलने दीजिए। भाई ये डाटा का केवल विषय मुझे बोलने दीजिए। यमुना जहरीली है, यमुना जहरीली है। लक्ष्मण जी मुझे अलाउ करेंगे? आप ही बोलिए, आप ही बोल रहे हैं, तब लक्ष्मण जी सबसे ज्यादा आपने ही बोला, अपने स्टॉप वॉच लगा के देख लीजिए। बोलिए अभिषेक। अब मुझे बोलने दीजिए, अब जवाब देने दीजिए। देखिए यमुना की सफाई एक विषय है और यमुना के अंदर जो पानी अभी आ रहा है हरियाणा से, उसमें अमोनिया का लेवल, वो अलग विषय है। हमारे नेता सच्चे ईमानदार हैं और सच्चे देशभक्त आदमी है। वो जनता के अदालत में जाकर के उन्होंने बोला कि हमसे ये 3 काम अधूरे रह गए जो पूरा नहीं कर पाए हैं, हमें एक बार और मौका दीजिए। दिल्ली की जनता तय करेगी, वो हमें मौका देना है नहीं देना। आप शो को 45 मिनट पीछे ले जा रहे हैं। आप तो कितना अच्छा फैक्ट पे बात कर रहे थे, फिर से वापस से कहां पे जवाब दे रहे, मुझे जवाब ही नहीं देने देंगे लक्ष्मण जी आप तो। नहीं मैं एक बात कर रहा हूं, मुझे जवाब तो देने दीजिए, मैं तो एक पॉइंट लिखा हूं। हां जवाब दीजिए, ये जवाब थोड़ा जो आप कह रहे हैं। घोषित प्रवक्ता है, जितना घोषित प्रवक्ता है, जो भी सवाल उठाए उसका जवाब लिख करके जवाब देना चाहता हूं। हाँ दीजिए, जवाब दीजिए जी, बिल्कुल जवाब दीजिए। लेकिन आप बिल्कुल कहानी सुनाना कर सके तो कैसे होगा? ये राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ पे जवाब दीजिए। नहीं मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं तथ्य को ठीक कर रहा हूँ। शर्मा जी आपके पास आऊंगा। अभिषेक तिवारी जी आपको 45 सेकंड देता हूँ। 45 सेकंड में जो बोलना है बोलिए। 45 सेकंड में आप जो बोलना है बोलिए। अभिषेक तिवारी जी समय शुरू होता है।
देखिए, मैं वही बार बार कह रहा हूं कि हमारे नेता ने जनता की अदालत में बोला कि हमने यमुना की सफाई अधूरा रह गया, वो जनता तय करने दीजिए, वो जनता तय करेगी। हम तो बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वालों, हमसे पूछो हमने क्या कार्य किया है, हमसे पूछो। हम बार बार कह रहे हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी गारंटी दे रहे हैं, ये गारंटी है। हम बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में 10 सालों में हमने ये कार्य किया, अगले 5 सालों में ये कार्य करेंगे। और वो कार्य मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि सरकारी हमारे रोजगार हमारी पहली प्राथमिकता है। अगले 5 वर्षों में युवाओं के लिए हर महिला को 2100 रुपए देंगे, पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 प्रतिमाह देंगे, पानी के जितने गलत बिल आए हैं उसको माफ करेंगे, 24 घंटे पानी पहुंचाने का कार्य करेंगे, यमुना को साफ करेंगे, ये भी हमारी गारंटी में है। हमने दलित समाज के जो बच्चे उनको विदेश की पढ़ाई हम फ्री में कराएंगे, छात्रों को मुफ्त। ठीक है, अब आप पूरा यहाँ पे ये पूरा आप मैनिफेस्टो मत पढ़िए। विजय शर्मा जी बोलिए, ये मैनिफेस्टो पढ़ने के समय नहीं दे सकता। मैं तो बता रहा हूँ जी 6 गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की जन कल्याणकारी योजना चल रहा है वो पूरा होगा। आपसे पूछा कुछ और जा रहा है, आप 6 गारंटी 12 गारंटी बता रहे हैं। चलिए अभिषेक जी बोलिए। सुन लीजिए, देखिए आपने लक्ष्मण जी जो आंकड़े रखे थे राज्यसभा के, मैं रख देता हूँ 3 साल के रख देता हूँ लगातार। 0.9 था जहां पल्ला गांव में, और 13.2 था दिल्ली के अंदर, 2.1 था पल्ला गांव में, और 15.6 था यही 0.9 क्या था, 1.7 था। विजय शर्मा जी बताइए जनता को, ये 2020 0.9 क्या था। अरे अभिषेक जी आपको कोई बीमारी है क्या बीच में बोलने की? ये अनपढ़ लोग आ जाते हैं टीवी चैनल पे बैठ करके केवल भाषणबाजी करते हैं। क्या आपका, आप गुंडों की पार्टी से ताल्लुक रखते हो, लेकिन आप तो अच्छा आदमी क्या था 0.9 में पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताइए। आप तो यार गुंडागिरी मत करो, मैंने देख लिया आपने चीफ टैक्सी पीटा है। विजय शर्मा जी बताइए 0.9 क्या था। पीटा महिला को, तो यहाँ भी गुंडागर्दी दिखाओगे क्या? 0.9 क्या था मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी आपकी, आप तथ्य क्यों नहीं सुनते हो? आपको किसी ने आपको रोका, किसी ने टोका, इनके पास जवाब नहीं। 0.9 क्या था मैं पूछ तो रहा हूँ। नहीं तो मैंने आपकी डिग्री फर्जी तो नहीं है, आप बता तो दीजिए 0.9 क्या था। राज्यसभा का दे दिया जो इन्होंने बताया था अभी लक्ष्मण जी ने, उसका पूरा और आगे तक का 1 साल तक का मैंने बता दिया आपको। ये आपको मैंने कहा था कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नाम बताइए एक भी, जमुना पे नहीं है आपका। आपके 7 इंटरसेप्टर बनने थे, कहाँ है वो बताइए जमुना पे। मैं नहीं करवा पाया जी, अरे नहीं करवा पाया तो अपने घर बैठिए। जनता को क्यों दुखी कर रहे हो, जनता को क्यों बीमार कर रहे हो? जनता तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी कौन होती भाई? ये भारतीय जनता पार्टी वाले कौन है जिनको 3 बार दिल्ली की जनता ने कर दिया? 27 सालों से बनवास पे, अगले 27 साल भी बनवास होने वाला है। चलिए ऐसा करते हैं कि आप लोग शांत हो जाइए, अब चूंकि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहेगा, लेकिन जिस तरह के बयान है उस पर आप लोगों ने अपनी अपनी राय रख ली है। लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग एक और खास बयान पर चर्चा करेंगे, वो है खड़गे साहब के बयान का, जहाँ उन्होंने कहा कि डुबकी लगाने से भूखमरी दूर हो जाती है क्या, पेट भरता है क्या। तो इस बयान के क्या मायने हैं और उसको किस तरह से देखा जाना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव के ऊपर, उस पर 2 बयान पिछले 48 घंटे से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। एक तो अरविंद केजरीवाल का बयान जिसमें उन्होंने यमुना की बात करी थी, और एक और बयान है जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने उस बयान पर तीखा हमला ही बोला था। वो था मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान, जहाँ उन्होंने कहा कि संगम में डुबकी लगाने से पेट भरता है क्या, गरीबी दूर होती है क्या। और उस बयान को आज के संदर्भ में खासतौर से दिल्ली में चुनावी पारा काफ़ी ज़्यादा हाई हो, कैसे कोई इग्नोर कर सकता था। हुआ भी यही। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं उस बयान में उन्होंने, खड़गे साहब ने कहा क्या, फिर अपने वक्ताओं से इस पे उनकी राय जानूंगा। मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। कभी नहीं। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं,
लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। आदित्य गर्ग, जिस तरीके का बयान आपने पूरा सुना खड़गे साहब का, खड़गे साहब को इस बात का पूरा एहसास था कि इससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, इसलिए आपने देखा कि बयान में उन्होंने कहा भी कि अगर आपको आस्था को ठेस पहुंचे तो हम इसके लिए पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन चुनाव के वक्त ऐसा बयान देना, आपको लगता है इससे बचना चाहिए थोड़ा सा? नहीं सर, मेरे को लगता है चुनाव का एक ऐसा समय है जहां न्यूज़ वालों को जो बोलते हैं वो चला देते हैं। हम बहुत टाइम से ये बता रहे हैं कि देश में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे जो सब्जियों का भाव है, जो खर्चा लोगों को करना पड़ रहा है, वो बहुत मुश्किल हो रही है। वहीं जहाँ पे गंगा का ये महाकुंभ का है, सब जाना चाहते हैं महाकुंभ, और उससे काफ़ी पैसे का लेन देन भी होगा, फेरबदल भी होगा। क्या उसमें से कुछ पैसा सरकार को गरीबों के लिए नहीं खर्च करना चाहिए? जहां पे आप 40 करोड़ लोग सोच रहे कि वहां पे आएंगे, क्या उसका कुछ हिस्सा गरीबों के लिए नहीं हो सकता था? क्या उसका कुछ हिस्सा गंगा की सफाई के लिए नहीं हो सकता था? क्या उसका कुछ हिस्सा, जो पैसा, जो लेन देन जो होता है कुंभ के दौरान, क्या उसका खर्चे में गरीबों की हिस्सेदारी नहीं है? क्या इस देश में गरीब होना इतना गलत है कि उसके बारे में ना कोई बात करेगा, ना गरीबों की कोई सुनेगा? और जो खड़गे साहब ने ये तो कहा नहीं। खड़गे साहब अगर ये कहते कि 15 करोड़ से ज़्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं, और जो आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी के जीडीपी का 10% महाकुंभ से आएगा, अगर वो कहते हैं कि इस 10% का मैं उम्मीद करता हूं कि इस्तेमाल गरीबी दूर करने में किया जाएगा, शिक्षा को बेहतर करने में किया जाएगा, ये बयान तो उन्होंने दिया नहीं। उन्होंने तो डुबकी लगाने के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? ठीक है, गरीबी है। डॉक्टर भी ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो ऑपरेशन थिएटर के सामने भगवान की मूर्ति रखी रहती है। ऐसा थोड़ा भगवान की मूर्ति पूजा कर लिया तो ऑपरेशन नहीं करा, ऑपरेशन तो करेगा, जाहिर सी बात है। अभय दुबे साहब कैसे देख रहे हैं इस बयान को? खड़गे साहब तो बड़े जिम्मेदार और वरिष्ठ नेता हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है, देखिए खड़गे साहब समाज के किस हिस्से से आते हैं, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आदरणीय खड़गे साहब समाज के किस हिस्से से। आपके पास आ रहा हूं, अभय दुबे के पास, आप ही के पास आऊंगा फिर से। हाँ, समाज के वो दलित वर्ग से आते हैं, और सारे देश में दलित वर्ग का जो राजनीतिकरण हुआ है, उनकी जो राजनीतिक शिक्षा दीक्षा हुई है, किसी भी पार्टी के हों, वो अम्बेडकरवादी हों या जगजीवन राम के साथ रहे हों, कोई भी हों, उनके अंदर जो धर्म का जो कर्मकांडीय स्वरूप है, उस कर्मकांडीय स्वरूप के प्रति एक उपहास और तिरस्कार की भावना उनके अंदर होती है, और उनके अंदर से वो बात निकलती रहती है बाहर। उसको रोका नहीं जा सकता। वो उनकी बुनियादी राजनीतिक शिक्षा का फलितार्थ है। मेरा एक पहला ऑब्जर्वेशन तो ये। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि क्या हम इसको माने कि इस उनके वक्तव्य से चुनाव में वोट बढ़ेंगे या घटेंगे, या कांग्रेस के वोट गिर जाएंगे, या गैर भाजपा वोट घट जाएंगे, उनको नुकसान होगा? मैं मानता हूं कि ये पहले शुरू में जब हिंदुत्ववादी राजनीति का उभार हुआ था तब ऐसा कुछ दिखाई पड़ता था होते हुए, लेकिन पिछले दिनों से ये बात नहीं रह गई है। अब देखिए कितना बड़ी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, सारी बहस चलती थी, जो रामलला के पास नहीं गया, कौन राम और किसने दर्शन किए किसने नहीं, लेकिन उसका नुकसान किसको हुआ? उसका नुकसान केवल भारतीय जनता पार्टी को हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैचमेंट एरिया में, अपने प्रभाव क्षेत्र में हारने के बाद में बहुमत खोया। तो बिल्कुल इस बयान का राजनीतिक नुकसान नहीं होगा, भाजपा को राजनीतिक फायदा नहीं होगा, ये बिल्कुल आपका कहना। वोटर जो है अब इस तरीके से नहीं सोचता कि वो इस वजह से नहीं सोचती। अवधेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक मिनट जरा। गर्ग साहब कह रहे थे कि मुझे समय नहीं दिया जा रहा। आदित्य जी, आपको समय दिया जा रहा, बोलिए आप। लक्ष्मण जी, आज देश का ये हाल है कि 80 करोड़ लोग राशन, सरकारी राशन के ऊपर निर्भर करते हैं। यहाँ पे जो देश की राजनीति है ये प्रोपेगेंडा पे चलती है। इस इलेक्शन के दौरान जब गरीबों की बात उठा रहे हैं हम, और उसको महाकुंभ के साथ में हमारा उसका जोड़ दे रहे हैं, उसका लिंक बता रहे हैं, तो उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि
आप जैसे न्यूज चैनल, जो बाकी के भी न्यूज चैनल है, जो बाकी के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जहां पे वो कोल्ड प्ले की बात कर रहे हैं, जहां पे वो अमीरों की बात कर रहे हैं, जहां पे कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, वो केवल और केवल 14% आबादी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आज सुबह आने से पहले मैंने देखा कि प्रयागराज जाने की टिकट कितने की है। मालूम पड़ा 25,000 रुपए की तो प्लेन की टिकट है और ट्रेन में तो जगह मिलने से रही। दूसरी बात, चलिए अब वहां पे कैसे ना कैसे गाड़ी से भी पहुंच गए, तो वहां पे रहने की क्या व्यवस्था है? आप बिलीव नहीं करेंगे, 60,000 रुपए 70,000 रुपए का टेंट है। कौन आम आदमी वहां पे जाके इतना खर्च कर सकता है? क्या गरीबों के लिए क्या व्यवस्था है वहां पे कि कोई गरीब आदमी जो दूर बैठा है, चलिए यूपी का पहुंच गया, बाकी दूर बैठा हुआ, क्या आपने एयरलाइन एजेंसीज के को भी ये बताया कि आप इतना नहीं चार्ज कर सकते हैं? यहाँ पे इस देश की आबादी जो है, आपकी हर बात से सहमत लोग हो सकते हैं। आपकी बात से आप एक अलग मुद्दे पे इस पूरे बयान को ले जा रहे हैं आदित्य गर्ग जी। आपने समय मांगा, मैंने आपको समय दिया। हाँ, आप जो सवाल ये था कि राजनीतिक मुद्दे पे इस राजनीतिक माहौल में इस तरह का बयान आना राजनीतिक तौर से कितना नुकसानदायक है। अभय दुबे जी ने बड़ा अच्छा से उसको समझाया। अवधेश कुमार जी, जो अभय जी कह रहे थे, आप उससे कितना सहमत है कि इस तरह के बयान से भाजपा को कोई राजनीतिक फायदा वोट पॉलिटिक्स में और कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान नहीं होगा? सब चीज राजनीति के लिए नहीं होती है, कुछ देश के लिए भी होती है। ये देश की मैं ये कह रहा हूं, अरे आदित्य जी, ऐसा देखिए, भारत में महाकुंभ ने ये प्रमाणित किया है। दुबे सर, आ रहा हूं आपके पास। नए सिरे से सुनिए जरा ध्यान से, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और भारत की सीमाओं के बाहर जो विश्व भर के हिंदू सनातनी हैं, उनके अंदर एक अभियान की तरह भाव है कि चल के एक बार डुबकी लगाएं। अगर 40-45 करोड़ लोगों की संख्या आने की संभावना है और 15 करोड़ लोग के आसपास आ चुके हैं, और कोई कहे कि इसके विपरीत हम बोलेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। 2024 के चुनाव परिणाम में अयोध्या का असर नहीं हुआ, ये तो आप ऐसे मान लेते हैं, लेकिन जहां बीजेपी को सीटें इतनी ज्यादा मिल गई, 3 राज्यों को छाड़ दे, उसको किस आधार पर ले जाएंगे? 22 जनवरी के बाद तो बीजेपी केवल मोदी जी की गारंटी की बात कर रही थी, अयोध्या की बात ही नहीं कर रही थी ठीक तरीके से। इस समय परिस्थिति है कि हमारे देश में सेकुलर फंडामेंटलिज्म के नाम पर जो हिंदू धर्म की मान्यताओं को, परंपराओं को, इन सब को एक अंधविश्वास, एक बेवकूफी, एक प्रगतिकामी का नाम था, उसी को खड़गे जी कर रहे हैं। और इसकी प्रतिक्रिया देश में व्यापक रूप से होनी है, हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस ट्रेंड को समझ लिया कि भाजपा थोड़ा चुनाव हारेगी, जीतेगी, हिंदुत्व वोटिंग का एक स्थापित पैटर्न हो गया है। इसीलिए जेल से निकलने के बाद उन्होंने वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए। पुजारियों के वेतन की बात कर रहे हैं, क्योंकि समय काफी कम है। अभय दुबे जी 15 सेकंड आपके पास। अभय दुबे सर 15 सेकंड, चूंकि समय खत्म है। मैं छोटी सी बात क्या, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बल्ले बल्ले होने लगती है और हिंदुत्व की बल्ले बल्ले होने लगती है। जहां हार जाती है, वहां अवधेश जी के मुंह से एक बात नहीं निकलती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने, विजय शर्मा जी, स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म के बैटिंग की, उन्हीं की पार्टी जीती, उनकी पार्टी नहीं जीती वहां पर। लक्ष्मण जी, विजय शर्मा जी, समय खत्म हो रहा है, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, खड़गे जी ने जो है ये बात कही है, वो दिल की बात जुमा पे आ गई। ये हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, ये तो बहाना है इनका, ये कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। आदित्य जी सुन लीजिए जरा, मैंने आपको सुना, गरीबों के हित में बात करेंगे, आप दिल की बात बोल रहे हैं। 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा वहां पे महाकुंभ में। आप गरीबों को कितना दे रहे हैं? 1% जीडीपी बढ़ने का गरीबी मिट जाएगी। एक बच्ची से बात की गई तो वो बता रही थी कि आपने गरीबों के लिए क्या किया? पर डे की कमाई होगी। 45 दिन आप मान लीजिए कितने होंगे। ठीक है, तो ये आखिरी कमेंट अभिषेक तिवारी जी 10 सेकंड में बता दीजिए, आप इस बयान पे आम आदमी पार्टी का रुख क्या है? अभिषेक तिवारी जी 10 सेकंड, समय खत्म हो रहा है, मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं अपने प्रोड्यूसर साहब से।
देखिए कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे है। जहां तक गंगा मैया की बात है, जहां तक महाकुंभ की बात है, हमारे लिए आस्था का विषय है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हिंदुओं की बात कर रहे थे, सनातनियों की बात कर रहे थे। एक तरफ जब अरविंद केजरीवाल जी 18,000 रुपए हमारे पुजारियों ग्रंथियों की देने की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, हिंदू धर्म का विरोध करती है, सनातनियों का विरोध करती है। दूसरी तरफ ये मौलानाओं को और इमामों को 16,000 रुपए हरियाणा में देते हैं। तो हमारी तो दिल्ली में है, पंजाब में, आपकी 20 राज्यों में सरकार है, आप वहां पुजारियों ग्रंथियों को क्यों नहीं देते? तो भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, ये बड़का झूठा पार्टी है, केवल और केवल झूठ फैलाने का कार्य करती है। ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बन बैठे हैं, इनका चाल चरित्र और चेहरा देश की जनता के सामने दिल्ली विधानसभा चुनाव में। विजय शर्मा जी छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, क्योंकि आप कहें कि हमारे ऊपर आरोप लगा, आप जवाब समय नहीं दिए। 10 सेकंड विजय शर्मा, 10 सेकंड बस। हम पे आरोप लगा रहे हैं, जिनकी नानी है कहती थी ना भैया ना, मेरी नानी ने कहा है राम मंदिर वहां नहीं बन सकता। चलिए शो को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, और समय कम था इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे सका, लेकिन आप लोगों ने अपनी बातें तसल्ली से रख ली। लेकिन ये है कि चुनाव का समय है तो बयानों को थोड़ा सा संभल के देना पड़ता है, और बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं, और बयान देते देते इस कदर तक नहीं आना चाहिए ताकि लोगों में एक खौफ का माहौल बन जाए। तो इसका ध्यान शायद राजनीतिक दल आगे रखेंगे। और इसी के साथ इस शो को देते हैं विराम। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।